बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। An elderly man presented with halitosis, dysphagia, regurgitation and undigested food. यहाँ तक आप लोगों को क्या लग रहा है? हेलिटोसिस। हेलिटोसिस क्या होता है? मुंह से बुआ आना। डिस्फेरिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, रिगर्जिटेशन ऑफ अनडिजेस्टेड फूड, खुराक बार बार ऊपर आती है। देखो बात का ऐसा होता है कि वो जुगाली करती है ना, गाय भैंस, वो तो स्टमक से खाना ऊपर ले आती होती है, लेकिन ये पीछे मसला है। वेरियंस वाले पोस्टीरियर मिडलाइन आउट पाउचिंग। देखो तो ये डायग्नोसिस जहाँ तक क्या बना आप लोगों का? जेंकर्स डायवर्टिकुलम। जेंकर्स डायवर्टिकुलम किस किसने पहचाना था इसको? पहचान लिया था ना, जो पहचान सकती हो। ठीक है, तो इस जेंकर डायवर्टिकुलम है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैनेजमेंट? इस मैनेजमेंट क्या होगी कि हम इस पेशेंट की डायवर्टिकुलोटमी कर दें। ठीक है। बाकी पीपीआईज ट्रीटमेंट होगा गर्ड का। बचना टॉक्सिन हम वो देते हैं एक्लेजिया के अंदर, इसके अंदर नहीं करेंगे। ठीक है। एनजीडी कंप्रेशन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो एनजीडी कंप्रेशन कर। ठीक है। अच्छा। 70 मैन विद गर्गलिंग इन द नेक एंड regurgitation of food eaten hours earlier। ये भी उसी का स्नैरियो है। जेंकर diverticulum का ही स्नैरियो इस तरह भी आ सकता है आपको। Flexible endoscopy is inconclusive due to obstruction। What is the next best test? तो नेक्स्ट बेस्ट पे हम पेशेंट का करेंगे बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो पे हमें पीछे नजर आ जाएगा उसका diverticulum बना हुआ। जेंकर diverticulum किस तरह का नजर आता है हमें? इस तरह का नजर आता है। diverticulum क्या चीज होती है कि किसी वॉल की ऑल लेयर्स बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो जाए। जैसे मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी, टायर होता है ना, टायर का वीक हो जाए उसका घुमट सा बन जाता है, टायर की सारी लेयर्स बाहर की तरफ आई होती है। तो डिवर्टिकुलम भी यही चीज होती है। डिवर्टिकुलम इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अपर जीआई के अंदर जेंकर डिवर्टिकुला, और लोअर जीआई में डिवर्टिकुलर डिजीजेस, डिवर्टिकुलाइटिस, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, लोअर जीआई ब्लीड। सिर्फ डिवर्टिकुला बना डिवर्टिकुलोसिस कहलाता है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या कहलाता है? डिवर्टिकुलाइटिस। अब ये पेशेंट की यहाँ पे खुराक जमा होगी तो क्या होगा? खुराक जब जगह पड़ी जाती है तो गलती है, सड़ती है, बू आती है, तो इस पेशेंट के मुंह से बू आएगी। बार बार उसको रिकंसिस्टेशन क्यों हो रही है कि यहाँ की खुराक उठ उठ के यहाँ पे आ रही है? वो कहता है मैंने 2 दिन पहले चावल खाए थे, मेरे लगता है अभी मुंह में चावल है। ठीक है, तो अनडिजेस्टेड फूड कई दिन पहले की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इसके जो मसल्स है ना, बाज का मसल भी पूछ लेते होते हैं, क्रिकोफेंजियल मसल। और यहाँ पे एक होती है, क्या कहते हैं, मुझे से निकल गया। ये बेसिकली क्रिकोफेंजियल मसल की जो वीकनेस है ना, उसकी वजह से एडवर्टिकुला बनता है। ठीक है। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने की 2 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। खाना मुंह में गया ना, हम लोग गले तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और गले तक मसल्स हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है। ओरोफेंजियल, और आगे हमारे स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, स्वेलमिंग की दो हैं। जहां तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वहां तक हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, लेकिन अगर स्मूथ मसल को टच हो गया तो फिर उसने आगे खुद ब खुद पेरिस्टाल्सिस के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है। तो क्रिकोफेंजियल एक स्केलेटल मसल है, उसके डिफेक्ट की वजह से पेशेंट को फिजिकल एंकरडिवर्टिकुलम बनता है। अभी भी इसी का क्वेश्चन था। पेशेंट विद रिपीटेड एपिसोड एस्पिरेशन निमोनिया इज फाउंड टू हैव ए फेरेंजियल पैरा फ्रिंजियोएसिफिकल पाउच। व्हाट इज एनाटॉमिकल डिफेक्ट काजिंग दिस कंडीशन? तो आउट पाउटिंग ऑफ द किलियस डिहेसेंस। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस था इसके अंदर। फेलियर ऑफ लोअर एसिफिकस स्फिंक्टर रिलैक्सेशन ये किसका है? ये किस डिजीज का फीचर है? शाबाश, ये क्लेजिया का है। ठीक है। अच्छा, न्यूबॉर्न presents with excessive drooling and respiratory distress during the first feed. Chest X-ray shows the NG tube coiled in the upper mid-intestinum। तो क्या डायग्नोसिस है? ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला जो होते हैं, ये ऐसे नजर आते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप्स ये होती है, यानी कि इसोफेगस जो है वो आगे से ब्लाइंड है, लेकिन इसोफेगस को यहाँ पे जुड़ना चाहिए था, ये जहाँ पे जुड़ने की बजाय ट्रेकिया में यहाँ पे जुड़ी हुई है। समझ गया नहीं?
अब हम यहाँ से खुराक दें तो क्या होगा, खुराक कहाँ जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। तो एनजी पास करें तो क्या होगा, इसमें से एनजी की यहाँ पे कोई नहीं नजर आ रही है, समझ गया नहीं। अगर ये वाला फिस्टुला हो, यहाँ से खुराक आई तो ये कहाँ चली गई, फेफड़ों में, तो बीच में क्या हो गया, एस्पिरेशन में। ठीक है, समझ लगे ना, ट्रिकी और इसिफिजन फिस्टुला, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिएगा, इमीडिएट सर्जरी। बच्चा रोता है, मीन्स के वोमिट आउट होता है, खाना खाते हैं वोमिट आउट कर देता है, और हर वक्त भूखा रहता है। अच्छा जी, व्हाट इज दी व्हाट कंस्टिट्यूट मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, हम क्या कहते हैं इसके के अंदर, कंट्रास्ट, वाटर कंट्रास्ट करवाते हैं पेशेंट को, वेरियंस पे अलाउ करवाएं। A full infant is found to have an inability to pass NG. An X-ray shows quelling the esophagus with abdominal gas. What is the definitive treatment? Definitive treatment क्या होगी? Surgical anastomosis and fistula ligation. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ट्रिकस और फिस्टुला है ना, तो इसको हम लोगों ने आपस में ओपन कर दिया। A neonate presents with choking, cyanosis on feeding, and abdominal distension. What is the anatomical abnormality typically associated with this presentation? अब चोकिंग के साथ साइनोसिस भी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, साथ इस पर ट्रेजिया, साथ उसको ट्रेक्योएसोफेजियल फिस्टुला बना हुआ, तो मिल गया नहीं। खुराक खाता है, खुराक का कुछ पोर्शन लंग्स में जाता है, लंग्स में जाएगा तो जोक होना, जोक होना यही होता है ना, सांस बंद होना, तो साइनोसिस कार्बन का रेज हो जाना, जब लंग्स का मेन काम है ऑक्सीजन, बच्चे बच्चे में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। ठीक है, अच्छा जी। A 55-year-old obese with a woman with complaints of heartburn that worsens with lying flat and his stomach shows a sliding hyperthermia. Both common scenario के। What is the initial management? Initial management क्या कहना चाहिए इस पेशेंट को? शाबाश। पहला काम हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये मैंने आपको बड़ी दफा बात सिखाई है, क्योंकि हाल तो उसका हर्निया है, लेकिन इनिशियल मैनेजमेंट उसकी यही होगी, गर्ड यही है, गर्ड ही है। ठीक है, गर्ड जो होता है ना, अगर ना ठीक हो रहा हो ना, तो उसमें फिर हम लोग पेशेंट को डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे। ठीक है, स्टंटिंग तो नहीं करेंगे, स्टंटिंग तो हम लोग उन पेशेंट्स में करेंगे जिनमें कोई एडिनोकार्सिनोमा हो या कोई रुकावट हो, जो उसको हमने पास करना है, या पेशेंट को रेस्पिरेटरी परफोरेशन हो जाए, उसमें करेंगे। H2 ब्लॉकर इतने इफेक्टिव नहीं है जितने पीपीआई। तो पहली पहली ट्रीटमेंट इज उसको कहेंगे खाना पेट भर के नहीं खाना, खाना खाते साथ ही लेटना नहीं है, आपने ज्यादा घी वाली चीजें नहीं खानी, सिगरेट नहीं पीना, चॉकलेट नहीं लेनी, अल्कोहल नहीं लेनी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने बिस्तर की जो हेड एंड है उसको एलिवेट कर लो। ये तो हमारा रोज का सिनेरियो है ना। आपको हर बंदा कहेगा मेरे पेट दर्द है, मेरे सीने में जलन है, तो उसको ये सारी बातें हम बोल सकते हैं। वो ये सारे काम करने के बावजूद, पीपे लेने के बावजूद नहीं ठीक होता, उसका फिर एंडोस्कोपी करें, उसका वेरियंस फॉलो करें, तो हमें दो तरह का हर्निया मिलता होता है बेसिकली। एक स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है कि आपका जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है ना, हमारी इससे फिर यहाँ से गुजरती है, डायफ्राम में से होके, तो डायफ्राम में एक नेचुरल उसका ना स्फिंक्टर बन जाता है, न्यूरोसिफिस स्फिंक्टर जो बनता है। ठीक है, तो अगर, क्योंकि इस वजह से कुछ पार्ट डायफ्राम से नीचे भी है, अगर डायफ ये ऊपर की तरफ खिंच हो जाए, स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ चला जाए, तो क्या होगा, ये एनाटॉमी सारी डिस्टॉर्ट हो गई, इसको कहते हैं ये स्लाइडिंग हर्निया। और ये भी अगर उसके पैरेलल आपकी ऊपर चेस्ट है, नीचे एब्डोमेन है, इन दोनों को सेपरेट क्या चीज करती है, डायफ्राम। तो डायफ्राम चेस्ट में से डायफ्राम में के थ्रू एब्डोमेन में चीजें आनी है ना, तो अपर्चर होते हैं आपकी डायफ्राम के अंदर, ये ओटा के गुजरने का रास्ता होता है, इसी फिगस के गुजरने का रास्ता है। ठीक है, तो इसी रास्ते से स्टमक का कुछ पोर्शन इसके पैरेलल ऊपर आ रहा है, फिर पैरा इससे फिर हाइड्रोजन। ठीक है, एनाटमी दोनों में डिस्टॉर्ट हुई है, एनाटमी दोनों में डिस्टॉर्ट हुई है। अब चूंकि यहाँ पे ये एक एंगल भी नहीं बन रहा,
और इसोफेगस है ही नहीं, एसिड के लिए बनाई नहीं अल्लाह ताला ने। तो एसिड के कंटेंट जब ऊपर आएंगे तो पेशेंट को जलन होगी। तो इनिशियली बैरेट पेशेंट को गर्ड होगी, बाद में बैरेट्स में कन्वर्ट होगा, और बाद में क्या हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा। ये हम गेस्ट्रो में भी हम लोगों ने बात बात पढ़ी थी ये बात। ठीक है। अच्छा जी। तो इसका आंसर था स्लाइडिंग हर्निया। 60-year-old man with reflux symptoms despite PPI is found to have a parasitical hernia. What is the best next step? इस पेशेंट में हम लोग क्या काम करेंगे, इस पेशेंट की इलेक्टिव लेप्रोस्कोपी की रिपेयर करेंगे। बेस्ट स्टेप है पूछेंगे। ठीक है, बेस्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप। अब किसी पेशेंट रहता है किसी गांव के अंदर, उसके पास अवेलेबल ही नहीं है सर्जरी, अगर आपसे पूछा तो व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, इनिशियल नेक्स्ट स्टेप, फिर उसमें पीपीआई और आप लाइफस्टाइल कहते हैं। तो अगर बेस्ट नेक्स्ट स्टेप पूछा हो तो हर्निया को रिपेयर जब तक नहीं करेंगे उसका वो काम ठीक नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इतना अपने सोचने हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट, ठीक, व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है। A man with progressive dysphagia and weight loss, he has a history of caustic ingestion 10 years ago. What is the investigation of choice? Dysphagia and weight loss, क्या काम करवाएंगे सर? नॉन इन्वेसिव इनमें से कौन सा है आसानी से जो होने वाला है? सिंपल बेरियम स्वेलो। सिंपल बेरियम स्वेलो। सिटी चेस्ट क्या, सिटी चेस्ट नॉन इन्वेस्टिव है लेकिन हमें बताएगा नहीं कुछ भी, किसी भी को उस पर इतनी अच्छी नजर नहीं आएगी। मैनोमेट्री के क्या प्रेशर मेजर करती है, ये सिर्फ जो स्पेजम में हम करेंगे। एकलेजिया के लिए बेस्ट टेस्ट होगी, एक एकलेजिया और उसके लिए बेस्ट टेस्ट होगी। ठीक है। पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ corrosive intake present with urinophagia and recurrent food infection and इसको भी with a tight fibrotic ring with lower esophagus, what is the definitive management? जैसे मैंने कहा था, जब पेशेंट कोई तेजाब पीता है, तेजाब इज अ वेरी बैड थिंग टू फॉर सुसाइड। मरने के लिए सबसे बुरी चीज है। बंदा ना मरता है ना जीता है। जब तेजाब अंदर जाता है तो सारा कुछ छीनता हुआ जाता है। इन्फ्लेमेशन लीड्स टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस लीड्स टू इसोफेजियल स्कारिंग, स्कारिंग की वजह से क्या होता है, स्किन टाइट हो जाती है। ठीक है। तो पेशेंट बेचारे आते हैं, हम लोग उनकी बूजी डाल डाल के उनको डायरेक्ट करते रहते हैं। तो इस पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, वेलू डायलेटेशन। ठीक है। A 40-year-old woman with chronic gastric esophageal injury presents with severe dysphagia, biopsy rules injury. What is the best next treatment? तो ये भी वही है डायलिटेशन। A 65-year-old smoker with dysphagia for solids and recent weight loss. Barium swallow reveals an irregular narrowing of the middle esophagus. What is the most likely diagnosis? डिस्पेजिया तो है, डिस्पेजिया तो सिम्टम है? वेट लॉस है, ओल्ड एज है, स्मोकर है। व्हाई नॉट स्क्वामस स्क्वामस कार्सिनोमा। ठीक है, स्मोकिंग के साथ स्क्वामस कार्सिनोमा, अपर इसोफेगस में स्क्वामस कार्सिनोमा, लोअर इसोफेगस में बेरेट्स के साथ एडिनो कार्सिनोमा। ये तो मैंने आप लोगों को बड़ा ये में जोर दे के चीज पढ़ाई। ठीक है। बेरेट्स के साथ हिस्ट्री ऑफ गर्ड हो, गर्ड की हिस्ट्री हो तो आपको क्या होगा, एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है। वेट लॉस ना होता तो एक क्रेजिया आप कहते हैं, सोलर लिक्विड दोनों को। ठीक है। पेप्टिक स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली डिफरेंट चीज है। मीन्स कि उसमें गर्ड की हिस्ट्री के साथ प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया होना, इनिशियली इसमें वेट लॉस नहीं होता। जो वेट लॉस है, ओल्ड एज या स्मोकिंग है, ओल्ड एज स्मोकिंग तो गिव डायग्नोसिस होता है ना, चाहे वो लंग्स की कोई कंप्लेन आए, चाहे जीआई की कंप्लेन आए। A man with hematemesis, hoarseness, and his failure is found to have an ulcerated mass in the lower third of his fingers. What is the most appropriate investigation to confirm the diagnosis and stage of the disease? बताओ शाबाश।
कैंसर की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज बायोप्सी। जब भी कैंसर और टिश्यू डायग्नोसिस देना है, टिश्यू डायग्नोसिस, तो भाई ये किसका गलत हुआ? ये शुक्र है। ये नहीं गलत होना चाहिए किसी का भी। ठीक है, तो बायोप्सी जो होती है ना, वो हर बॉडी पे भी मांगता है फिर। तो बायोप्सी प्रूवन है कि नहीं? सस्पिशन लुकिंग में ऐसा है तो क्या करना है सर? टिश्यू डायग्नोसिस। अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसका बेस्ट टेस्ट क्या है? कल्चर। बेरियम स्वेलो रेडियोलॉजिकल टेस्ट आपको हिंट देगा लेकिन डायग्नोसिस नहीं देगा। पेट स्कैन रेडियोलॉजिकल टेस्ट। रेडियोलॉजिकल टेस्ट के बारे में इतना याद रखो कि दे आर नेवर द बेस्ट टेस्ट। ठीक है, ये आपको हिंट देते हैं लेकिन आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी पे ही मिलता है। A biopsy confirms cancer carcinoma of the upper esophagus in a man. What is the preferred management approach? तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में? म्यूकोजल रेस्टिट्यूशन तो नहीं करेंगे, अब तो उसका कार्सिनोमा काफी आगे तक पहुंच गया हुआ है। कीमो रेडियोथेरेपी। हाँ, लेकिन और अगर कैंसर फैल चुका हो, निकाल ना सकते हो तो फिर यार ऊपर ऊपर से नजर आ रहा था तो म्यूकोजल 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 डिस्ट्रक्शन से क्या मुराद है? तो ऊपर से खुरच के निकाल देना। कार्सिनोमा है ना? कार्सिनोमा कार्सिनोमा कहते हैं कब है? जब वो नीचे आपकी एंडोथेलियम को इन्वेड कर ले। आपकी जो एपिथेलियम होती है ना, इसको इन्वेड कर लिया ना फिर कैंसर सेल, वो कैंसर कार्सिनोमा में convert हो। ठीक है, तो बेरट्स के लिए ट्रीटमेंट था म्यूकोजल रिसेक्शन। बेरट्स के लिए सिंपल बेरट्स होता तो आप म्यूकोजल रिसेक्शन नहीं करते, उसके लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन नहीं करते। ठीक है, या थोड़ा बहुत CIN होता, कार्सिनोमा इन साइचू है, तो उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी डेवलप हो गई है तो उसको या फिर इससे फिजेक्टमी करो, ये पूरी इसे फिजेक्टमी करनी है। इस फिजेक्टमी की ऑप्शन होती तो वो हम लोग सेट करते, तो पूरी इसे फिगर्स निकाल देते। अच्छा, 3 week old infant presents with projectile non-bilious vomiting after feeds and olive shaped mass is available in the application. What is the diagnostic investigation of the choice? क्या है इस पेशेंट को? पाइलोरिक स्टेनोसिस है शाबाश। तो बच्चों में पाइलोरिक स्टेनोसिस हो तो वो कंजेनिटल होता है और वो हाइपरट्रोफी की वजह से होता है। हाइपरट्रोफी की वजह से होता है, वहां पे जो आपका पाइलोरस होता है उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हाइपरट्रोफीड हो जाते हैं। ठीक है, बड़ों के अंदर जो पाइलोरस स्टेनोसिस होता है वो किस वजह से होता है? वहां पे अल्सर बनता है, अल्सर लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन लीड्स टू फाइब्रोसिस। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज हो तो ओल्डर एज में पाइलोरिक की रीजन है, और मलिग्नेंसी, और ओल्डर एज के अंदर मलिग्नेंसी। पाइलोरिक, मेरा नहीं ख्याल कोई भी स्टेप 1 स्टेप 2 होता होगा जिसमें आप लोगों को ना आता हो। इसकी हिस्ट्री आ जाती है आपको, इसकी एबीसीज आ जाती हैं आपको। इसमें वो हम लोग घड़ा हिला के नहीं देखते, वो वाटर स्प्लैश साइन जो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे घड़े को हिलाएं तो उसमें से आवाज आती है, वैसी आवाज आती होती है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट पहला काम इस हम पेशेंट की एंडोस्कोपिक बेरियम स्टडीज करेंगे। दो इसके अंदर ऑप्शन में अल्ट्रासाउंड भी लिखा हुआ है, लेकिन बेरियम मील इज दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी किया जा सकता है। तो जो बुक मैं देख रहा था ना उसके अंदर बेरियम मील ही लिखा हुआ है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन ही लिखा हुआ है। तो अगर इसको दोनों ऑप्शन रख लो, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करना है इसमें, तो गैस्ट्रोग्राफी मील के थ्रू इसका डायग्नोसिस बनता है। तो जिसने ये भी लिखा है वो भी ठीक हो जाएगा, और जिसने बेरियम भी लिखा वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये थोड़ा थोड़ा वो था।
Would be present with visible peristalsis and vomiting, laboratory reveals hypochloremic, hypokalemic, metabolic alkalosis। तो ये आता होता है आप लोगों को स्नेप। तो पेशेंट को जो वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग किस चीज की होगी? एसिड सारा बॉडी से निकल जाएगा। हाइपोक्लोरीमिक, ओके, एसिड के अंदर HCl होता है, एसिड निकल गया तो ग्लोसिस आ जाएगा। तो ये एबीजीज का ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एबीजीज में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस पेशेंट को अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा? फ्लूइड लगाना, तो फ्लूइड लगाना पहला मैनेजमेंट। देखो, और इस पेशेंट की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? पेलिरोमायोमोटोमी। अच्छा जी, 60 men with early satiety, application comfort and unintentional weight loss, and upper genital skull lesion ulcerated ligament with gastric antrum। What is the best next step? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बायोप्सी ड्यूरिंग दी एंडोस्कोपी। तो हमें कंफर्म करना है कि स्टार्ट ट्रिपल थेरेपी किसमें होगा? एस्पिरेटेड की एसोसिएशन होती है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ, लेकिन 75%। लेकिन एस्पिरोराई की ट्रीटमेंट हम कब दे सकते हैं? आंखें बंद करके, जब ड्यूडेनल अल्सर हो या बायोप्सी में मार्ग लिम्फोमा हो। याद आया? मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। उनमें एक कैंसर ये भी है। उसका दूसरा होता है कि पोस्टिसार्कोमा, उससे हम लोग हार्ट थेरेपी देते हैं। कुछ ज्यादा नेजोफेंजियल कार्सिनोमा, उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। बायोप्सी नहीं ना हुई, एंडोस्कोप अंदर गई हुई है, साथ ही बायोप्सी ले लें। तो स्कोप अंदर गई हुई है। तो तुमने क्या लिखा है? तो गैस्ट्रिन लेवल करवा ले। गैस्ट्रिन लेवल करवाने का क्या फायदा? गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है? जी सर, कहाँ पे होते हैं? तो पेनक्रियास में होते हैं ना, तो पेनक्रियास का हम लोग लेंगे ना। ठीक है, तो उसके साथ गैस्ट्रिनोमा के साथ उसको जोनिजर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। स्टमक में क्या मिलेगा हमें? अन्य स्ट्रेशन। याद आया? उसमें अन्य स्ट्रेशन होगा, आपके पेशेंट का गर्ड है इतना बुरा कि वो ठीक ही नहीं होता किसी भी तरीके से। लेकिन वो गैस्ट्रिनोमा डेफिनेटली एक डायग्नोसिस अच्छा है, लेकिन ज़ोलंजर एलिसन सिंड्रोम में जो कैंसर है वो किसी और जगह पे है, वो पेंक्रियास के अंदर। ठीक है, अब चूंकि हमें अल्सरेटेड मैस नजर आ गया ना, नजर आ रहा है। I biopsy confirmed gastric adenocarcinoma. What is the most appropriate investigation to assess the local invasion? तो क्या करेंगे हम डिस्कशन में? लोकल इन्वेजन देखने के लिए ना हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था आप लोगों के। चलो बहरहाल, अगर आप लोगों ने इसमें सिटी स्कैन लिखा है तो फिर भी ठीक है। ठीक है, लेकिन हम लोग ना क्योंकि हमारे वार्ड में मौजूद है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, तो उसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं कि अगर स्टमक की वाल वाल तक है या लोकली कहाँ कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो सिटी स्कैन भी ठीक है, आप लोगों के लेवल पर सिटी स्कैन ठीक है। ये मुश्किल सवाल था। और मैंने डायग्नोसिस गैस्ट्रिक अल्सर इज फाउंड टू हैव पेरिगैस्ट्रिक नोड्स एंड लोकल इन्वेजन इनटू द पैंक्रियास। अब पैंक्रियास तक पहुंची है कोई चीज, तो उसमें हम लोग क्या काम करेंगे? इसके अंदर इस पेशेंट को सिर्फ पेलिएटिव थेरेपी करेंगे। सर ये एक्सप्लेन करेंगे सर दोबारा इस क्वेश्चन को? अच्छा, पैंक्रियास वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑर्गन्स टू ट्रीट। पैंक्रियास को छेड़ना ऐसे होता है, हमारे टीचर कहते होते थे कि जैसे भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल। पैंक्रियास से सारे डरते हैं, सर्जन हो या फिजिशियन हो। पैंक्रियाटाइटिस हो जाए ना, पहला काम होता है उसको कूल डाउन करो। अब पेशेंट का कैंसर है, उसके पैंक्रियास तक पहुंच गया हुआ है, साथ लिम्फ नोड्स अगर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? डिजीज कैसी है? मेटास्टेटिक डिजीज। क्योंकि हम उसको निकाल भी देंगे तो कितना का निकालेंगे? बड़ी दफा आप लोगों ने देखा होगा, सर्जरी जब करते हैं हम लोग, तो सर्जरी पेट खोला, अंदर हालात देखे, उसी वक्त पेट बंद कर दिया।
जैसे भी आप लोगों ने सर्जरी हाउस जॉब करोगे आपको पता चलेगा। बास का स्टेजिंग के लिए हम लोग सर्जरी कर रहे होते हैं। मैंने 2-3 दफा ऐसे मेरी अपनी हाउसों में हम लोगों ने देख लिया था कि खोला गया था कि अंदर कुछ कर लेंगे, जितना सफाई कर सकते हुए करेंगे, लेकिन अंदर जब मेट्स देखे कितना टाटा टाटा पहुंचे हुए हैं हर जगह पे, तो उसी वक्त भी दोबारा बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो 25 मैन विद लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन विद हाइपोटेंशन फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट पास कैन रिव्यू फ्री फ्लोट इन द पेरिटोनियम, ये हमने कल किया था। स्प्लीन रप्चर। ठीक है, स्प्लीन आपके पेट के अंदर जख्मी होने वाला सबसे कॉमन पार्ट। तो इसमें हम लोगों को स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ जाए तो क्या काम करेंगे पहले, साथ ही उसको क्या देंगे, स्टेरॉइड में कुछ सुनमा आना तेरे, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर ये दो सिनेरियो होते हैं, अगर पेशेंट को हम लोग इलेक्टिव सर्जरी हो रही होती है ना तो पहले वैक्सीनेट करते हैं। अब ये जो कि ट्रॉमा हुआ है इसमें हम लोग पहले पेशेंट की जान बचाएंगे, फ्लूइड देंगे, ब्लड देंगे, उसकी लेप्रोटमी करके। दो काम हो सकते हैं, या स्पिन को रिपेयर कर दिया जाए या ब्लीडिंग सोर्स को कीमो एम्बोलाइज कर दिया जाए, ब्लीडिंग सोर्स को बंद कर दिया जाए। ठीक है, पहला काम इसमें जान बचाना है। साथ ही पेशेंट को फिर वैक्सीनेट करेंगे। कौन से ऑर्गेनिज के लिए, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए वैक्सीनेट करेंगे, स्टेप मोनिएचेस में जो एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हों। ठीक है, a trauma patient has a CAT sign and a positive FAST scan. What is the next best step in the hemodynamically stable unstable patient? तो अनस्टेबल है तो मैंने क्या याद करवाया था, लेप्रोटमी। अनस्टेबल है तो खोल के देखो, अंदर जो टूटी खुली हुई है उसको बंद करो, जो मैंने आपको ये सिखाया था। ठीक है, तो अनस्टेबल पेशेंट हमेशा लेप्रोटमी हो। हम लोग ब्लड भी साथ लगा रहे होते हैं, शादी पेशेंट को खोला भी होता है, क्योंकि जब तक अंदर ब्लीडिंग ना रोकेंगे आप बाहर से जितना मर्जी ब्लड देते जाए वो अंदर फैलता जाए, क्योंकि हमारा पेट जो है वो पूरा गड़ा है। आपने कभी स्टैटिक टैप किया है? कितने कितने लीटर खून निकाल लेते होते हो? वो पेशेंट एकदम नीचे हाइपरटेंशन में जाता है, 1.5-2 लीटर निकालते हैं, लेकिन 1.5 लीटर निकालने के बाद कहता है मैंने तो कुछ होया ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ नहीं कटा। देखो हमें 6-8 लीटर तक पूरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है, 5 to 6 लीटर। हमारा पूरा पेट ही उसमें संभाल सकता है, पेट में संभाल सकता है 5-6 किलो खून को। ठीक है, तो हमारी चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी और हमारी थाइस, ये ऐसे ऑर्गन है जहाँ पे इतना ब्लड जमा हो सकता है कि पेशेंट शॉक में चला जाए। ठीक है, सर पे चोट लगे तो पेशेंट शॉक में नहीं जाएगा हाइपोवोलेमिया की वजह से, वो कुछ और वजह होगी रीजन बनने का। A hemodynamically stable patient with suspected spinal rupture is found to have a grade 2 injury on CT. What is the preferred management? तो इस पेशेंट में जो स्टेबल है और इंजरी भी इतनी बार ज्यादा नहीं है, तो इसके अंदर हम पेशेंट की स्प्लीन को एम्बुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एम्बुलाइज करके वहां पे ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। ग्रेड 2 से क्या मुराद है बोला, ये देखो, ये था इसका ग्रेड 1 और 2 ऑनगोइंग ब्लीडिंग, पेशेंट अनस्टेबल है तो सर्जरी, स्टेबल है तो एम्बुलाइजेशन। ठीक है, स्टेबल है तो एम्बुलाइजेशन। स्प्लीन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यार, स्पेशली पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्प्लीन क्यों इंपॉर्टेंट है सर? इन्फेक्शन बहुत होता है। कौन सा इन्फेक्शन होगा जिससे हमारी स्प्लीन में बचा के रखती है? हाँ, कौन सा? मलेरिया। जिस पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हुई हो ना उसको मलेरिया बहुत बड़ा होता है। उसको मलेरिया सिर्फ लिग्नेंट वाला मलेरिया होगा। स्पेशली फेस्टिवल फेस्टिवल वैसे भी डेंजरस होता है, लेकिन वो फिर उसकी जान लेगा। ठीक है, एनकैप्सुलर ऑर्गेनिज्म तो है ही है, लेकिन हम लोग स्क्रीन को हर हद तक बचाने की कोशिश करते चाहिए। ठीक है, वो हाल तो मुझे एम्बुलाइजेशन की समझ लगी, अगर हम एम्बुलाइज कर देंगे तो फिर भी स्क्रीन का प्रोसेस नहीं हो जाएगी, स्क्रीन की प्रोसेस नहीं हो जाएगी। लेकिन ये काम हो सकता है कि पेशेंट की सर्जरी ना करनी पड़े हमें।
ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाती है ना, बहुत सारी कंडीशन है इनमें स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाती है। फिर डिजीज का नाम आता है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल में ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाती है, पेशेंट की स्प्लीन आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ जाती है, खुद ही खत्म हो जाती है अंदर। ठीक है, तो एम्बोलाइजेशन का ये फायदा होगा, हमें लिप्रोटमी नहीं करनी पड़ेगी हमें। उसको इतना बड़ा टक देना है, स्कार बनना है, उसके बाद उसका सर्जरी का पूरा सिनेरियो होना, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। Actually, a 40-year-old obese woman with right upper coronary pain after fatty meals, which is not the echogenic foci with a costly shadowing, will be mortality diagnosis. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इसमें कुछ था ही नहीं था। गालस्टोन्स, पता है, अगर साथ पेशेंट को फीवर और टेंडरनेस होती है तो कोलिसिस्टाइटिस होता है। A woman with gallstones prevent episodic pain but no fever or leukocytes, what is the best management option? एपिसोडिक पेन जब हो रही है ना, तो उसको इलेक्टिव कोलिसेक्टमी कर लेनी चाहिए। तो स्टोन पड़े हुए हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है, लाइक जैसे अगले क्वेश्चन में था इंसिडेंटल गॉलस्टोन जिसको अल्ट्रासाउंड, तो उस पेशेंट में हम लोगों को कहना चाहिए कुछ नहीं करना, अभी तक कुछ छेड़ना नहीं। तो स्टोन्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, खुद ब खुद ही डिजॉल्व हो जाते हैं। स्टोन मेनली कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइसिन, टोरिन, ये तीन चीजें होती हैं, इससे स्टोन बनता है, पता है। ठीक है, वही यार ये भी कब करेंगे हम, जब ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे जाएंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी की जो पहुंच है ना, वो सीबीडी तक है। ऊपर स्टोन फंस के आके उसमें निकालेंगे, लेकिन जो गड़बड़े में स्टोन पड़े हुए हैं, जब तक पड़े हुए हैं उनको कुछ नहीं करना। अगर वो पेन कर रहे हैं तो उसको कहना है कि इलेक्टिव करवा ले, अगर पेन नहीं कर रहे तो वो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। और यही पेशेंट आपके पास आ जाता है फीवर, टेंडरनेस, वॉमिटिंग के साथ। अब इसको क्या हो रहा है, कोलिसिस्टाइटिस और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर वाल ब्लैडर गॉल ब्लैडर वॉल इज थिकेंड और विद पेरिकोलिस्टिक फ्लूइड। ये टिपिकल फीचर्स अल्ट्रासाउंड वाले लिख के देते होते हैं पेरिकोलिस्टिक फ्लूइड के साथ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट? हर एक्यूट एब्डोमेन को पहले हम इससे मैनेज करें, हर एक्यूट एब्डोमेन। तो पेशेंट को एनपीयू करवाते हैं, एनजी पास करते हैं, फ्लूइड देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, और जब कूल डाउन हो जाए उसके बाद स्टेबलाइज किया, स्टेबलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि विद इन 72 आवर्स आपकी कोलिस्टेक्टमी हो। ठीक है, पहला काम होता है थोड़ा सा कूल डाउन करना। इमीडिएट कोलिस्टेक्टमी क्यों नहीं करते हम लोग? अंदर जितनी सोजिश हुई होती है ना, जरूर आता है, नहीं पहचानी नहीं जाती, एनाटमी डिस्टॉर्टेड होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। जब कोलिस्टेक्टमी होनी होती है ना, तो बेसिकली ये आपकी सीबीडी है ना, सीबीडी के ऊपर ये आपका गॉल ब्लैडर लटक रहा है ऐसे करके, तो पीछे से आपकी सिस्टिक आर्टरी आती है, और ये आपकी जो सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट क्या होती है, जो गॉल ब्लैडर को इसके साथ जोड़ती है, ये सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी, इस इन दो को हमने क्लैम्प करना होता है दो जगह से। अगर हम लोग इस आर्टरी को पहचान ही ना सकें उस मौके पे, ठीक है। एक ना बड़ी मशहूर खातून थी, आसमा जहांगीर, सुनी हुई है? उसकी डेथ हो गई थी। क्या प्रोसीजर हुआ था उसका? पुलिस चेकनी हुई। हालांकि पुलिस चटनी वाले हमारे जो सर्जन है ना, कहते हैं 15 मिनट का प्रोसीजर, हम 15 मिनट लगाते हैं। लेप्रोस्कोपिक करते हैं, वाकई 15 मिनट भी लगते हैं। तो लेकिन इसका बड़ा एक रिकॉग्नाइज साइड इफेक्ट, रिकॉग्नाइज कॉम्प्लिकेशन है कि आप डिडरी डक्ट को डैमेज कर सकते हैं। आपका ये जो क्लिप आपने लगाए हैं, हमने बेसिकली दो साइड पे क्लिप लगाना है, एक क्लिप यहाँ लगाना है, एक क्लिप यहाँ लगाना है। आरटी में भी ऐसे, एक क्लिप यहाँ पे लगाना है, एक क्लिप यहाँ लगाना है, फिर दरमियान में एंड पे ना, ये दोनों को हम लोगों ने काट देना है। ये पहले इसको काटना है, फिर इसको काटना। ठीक है, अगर ये आपका ये क्लिप या स्लिप हो जाए तो क्या होगा? इसमें को उसको बिठा, स्लिप हो जाए तो क्या होगा? यहाँ से ब्लीडिंग होगी। अगर ये वाला क्लिप स्लिप होगा तो क्या होगा? बाइल लीक होगा। तो persistent bile leak is a recognized complication of cholecystectomy.
उस बीच को बिलरी पेरिटोनाइटिस हो जाता है, बिलरी पेरिटोनाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो वो एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसमें आप थोड़ा सा सांस लेके फिर उसकी थोड़ी स्टेप नहीं करते। ईआरसीपी की जरूरत नहीं है, एमरजेंसी काफी नहीं है। अच्छा, ये a diabetic patient with cholestasis deteriorates despite medical management. CT shows an asymmetric gallbladder and a gas in the lumen. What is the next step? कोलिसिस्टाइटिस है और उसके अंदर गैस नजर आ रहा है, जिससे जिससे सर्जिकल इमरजेंसी, ये सर्जिकल इमरजेंसी है ये। कोलिस्टेटमी की एक इमीडिएट इंडिकेशंस में से एक इंडिकेशन इज दिस वन, कि पेशेंट की इमीडिएट कोलिस्टेटमी होगी। ठीक है, एम्फाइजेमेटस कोलिसिस्टाइटिस हो तो उसमें इमीडिएटली कोलिस्टेटमी करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। A patient with suspected Zenker undergoes failed endoscopy due to resistance. What complication should be ruled out before repeat attempt? साफ है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं ना, एंडोस्कोपी करते हुए हम लोग ना एयर देते होते हैं, स्कोप अंदर जा रही है तो एयर देते हैं, एयर देने से क्या होता है, आगे रास्ता बनता चला जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग पीछे, ये डॉर्टी कलम पड़ा हुआ है ऐसे करके, मैं स्कोप जाते जाते मैं डॉर्टी कलम के अंदर घुस गया, तो मुझे आगे मुझे रास्ता भी नहीं नजर आ रहा, मैंने कुछ भी किया है, जोर भी लगाया, तो ये डॉर्टी कलम पहले ही वीक है, टक हो सकती है। ठीक है ना, तो परफोरेशन हो सकती है, परफोरेशन को रूल आउट करना कर लेना चाहिए। इस वजह से हम लोग हमेशा कहते होते हैं कि जब एंडोस्कोपी करते हैं तो अंडर दी विजन जाना, अंडर दी विजन जाना, स्कोप को आगे पुश करना तो आपको आगे से रास्ता नजर आ रहा हो, स्कोप को ब्लाइंडली पुश नहीं करते। ठीक है, इससे फिजिकल परफेक्शन को रूल आउट कर लेना चाहिए। A man with a history of physical progressive intake develops weight loss and progressive dysphagia. What complication must be excluded? हाँ, ठीक है, इसमें पास क्रोनिक जख्म, जो मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, जख्म नासूर बन गया, क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस कैन लीड टू स्किन का कार्सिनोमा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जहां पे भी चलेगी, लंबा अरसा चलेगी, तो वहां पर malignancy हो सकती है। प्रोसीव इनटेक इज आल्सो a risk factor for esophageal carcinoma. A 65-year-old man with esophageal adenocarcinoma is staged with endoscopic ultrasound, shows invasion into the musculatus propria with lymph nodes. What is the most appropriate management? इसमें क्या करेंगे, कीमोरेडिएशन विद सर्जरी, जो दोनों काम करेंगे, सर्जरी भी करेंगे और कीमोरेडिएशन भी करेंगे। ये इस तरह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हाँ, वही ना, एंडोस्कोपी रिसेक्शन करेंगे तो हमारे लिम्फ नोड्स निकल, लिम्फ नोड तक नहीं हम पहुंचेंगे। रेडिएशन बाद में देने का मकसद ये होता है कि कैंसर कुछ सेल रह गए हैं तो उनको मार दिया जाए। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का क्या मकसद होता है, उनको जो कैंसर सेल रह गए हैं उनको बाद में मार दिया जाए। ठीक है, अच्छा जी। A 64 man with chronic abdominal pain, distension, vomiting, and obstipation. X-ray shows multiple airflow level and dilated loops of the small bowel. What is the next best step in the management? ये जिन्होंने हाउस ऑफ की उनको तो पता होगा इसका क्या, क्यों ये नजर आ रहा है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का सिनेरियो है, abdominal पेन, वॉमिटिंग और constipation। तो पहला काम इज एनजी और आई, एनपीओ करना, फ्लूइड लगाना। हर सर्जिकल इमरजेंसी का पहला असूल यही होता है, तो पेशेंट का खाना पीना बंद करो, ठीक है, साथ फ्लूइड लगाओ। A patient with a history of abdominal surgeries presents with signs of bowel obstruction. CT shows a transition point of dilated proximal loop. What is the most likely cause? तो intestinal obstruction की सबसे कॉमन काज इज एडहेजंस। ठीक है, आल्दो इंटरसेप्शन बच्चों में होती है ज्यादा, वाल्वुलस में हमें कॉफी बीन शेप नजर आती है, गास्ट्रोनालियस में भी हमें
जो है वो डेफिनेट ट्रांजिशन नजर नहीं आता। एडिशंस कब बनती हैं? एडिशंस कब बनती हैं? पेशेंट की प्रीवियस सर्जरी हुई है, वो ज्यादातर कौन सी सर्जरी हुई हो, जो सर्जरी खराब हो गई हो, ठीक है नहीं, इसमें गंद डाल डाल दिया हो। अच्छा, a 75-year-old man with severe abdominal pain, distension, and no bowel movements for 3 days. It is kind of a sigmoid volvulus with a coffee bean sign. What is the most appropriate initial intervention? कॉफी बीन साइन का क्या मतलब है, क्या डायग्नोसिस है? वाल्वुलस। शाबाश। ठीक है, सबसे पहले आपने पहचाना कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर आपने पहचाना कि वाल्वुलस है। वाल्वुलस का ट्रीटमेंट होता है रिजिड मेट्रोस्कोप विद डीकम्प्रेशन। ठीक है, इसमें फ्लूइड नहीं दिया हुआ, इसमें स्टेरॉइड दिया हुआ। जिसने फ्लूइड याद किया होगा, इसने जल्दी जल्दी स्टेरॉइड का फ्लूइड पढ़ लिया होगा ना, वो स्टेरॉइड यही यही ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। होता है ना ऐसे, वो लिखा हुआ आईवी फ्लूइड, स्टेरॉइड नजर नहीं आया, वो डीएस नजर आ गया। ये होता है ना, मतलब जब स्कैन का आ रहा होता है तो उस वक्त उसको नजर एक जैसे लफ्ज नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्बुलस में पहला ट्रीटमेंट इज डिकम्प्रेशन। A frail elderly woman has an abdominal pain, tympanic distension, and vomiting. CT scan shows a vulva sign in the cecal region. What is the definitive management? ये वर्बुलस के साथ पेशेंट को मिजेंट्री क्या चीज होती है वैसे, इसके लिए बताओ। हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, उस वो आपस में एक जगह पे पड़ी हुई है, वो आपस में एक गुच मुच क्यों नहीं होती? इसी मिजेंट्री की वजह से। ठीक है, मिजेंट्री के अंदर से आपकी ब्लड वेसल्स गुजरती है। एक तरतीब तो है, अल्लाह ताला ने तरतीब बड़ी खूबसूरत तरतीब अंदर रखी हुई है। अपनी टूटियां जो है ना, ये जो रात को हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं उनको, कानों में जो लगाते हैं हेडफोन्स। आप तो आप लोग वायरलेस यूज करते हो, हम लोग वायरल यूज करते थे, उनको हम लोग बैग में निकालें, डालें, उनको बैग से बाहर निकालें तो क्या हशर होता है, 2 मिनट उसको खोलने में लग जाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी एक, हमारे एक एक मीटर भी नहीं होती वो, और अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी गांठ हमारे पेट में रखी हुई है, लेकिन वो गुचमुच नहीं होती है हमका। गुचमुच होगी तो क्या होगा, वाल्वुलस बनेंगे, इंटरसेप्शन होंगी। ठीक है, तो इसी मिसेंट्री को ऐसी कम से कम एक तरतीब है, उसमें आपस में ऐसे खींच के रखा हुआ उसने। और दूसरा, उसके अंदर से ब्लड वेसल गुजरती है, ब्लड वेसल ऊपर के ऊपर घुमाटा आ जाए तो क्या होगा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन लीड्स टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस अगर अंदर पड़ी रह जाए ना, तो भाई है इस्कीमिक गाट में, अगर हम लोग सर्जरी करते हुए इस्कीमिक गाट को अंदर छोड़ देना, तो पेशेंट जो है ना वो बड़ा सिक हो जाएगा। तो इसमें इस राइट हेमिकोलेक्टोमी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन से परेशान ना होइएगा। अच्छा, ये मोस्ट लेस लाइकली है कि आप लोगों को क्वेश्चन आए, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने दे दिया कि ये बेसिकली जो कंसेप्ट क्या था, हर्निया, अगर आपको याद हो, हर्निया सबसे पहले रास्ते में हर्निया बनया रहता, मैं खांसी करता हूँ तो बाहर आ जाता है, आज से हाथ दबाता हूँ अंदर चला जाता है, आज बड़े दिनों से अंदर नहीं जा रहा, तो क्या मुझे कोई दर्द भी नहीं है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ठीक है, डॉक्टर साहब हर्निया सुबह अंदर नहीं जा रहा, ऑफिस में दर्द हो रहा है, और मुझे उल्टी आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, तो गट फंस गई है, इनकार्पोरेशन हो गई है, और डॉक्टर साहब मुझे सख्त बुखार है, सख्त मुझे पेन है, और इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा, अब क्या हो गया? अब उसकी आर्टियल सप्लाई कम्प्रोमाइज हो गई। यही काम अंदर अगर हो जाए वाल्वुलस में, तो आपने, ठीक है, तो वो फिर इमीडिएट सर्जरी की इंडिकेशन बन जाती है। हड्डियां पर काफी अरसे से संभाल के रखा हुआ है ना बाबा जी ने, तो आप वो मुसीबत पड़ गई है, उसको एकदम ट्रीट करने की। ठीक है। अच्छा, Giovanni boy with episodic crying, vomiting, and chronic jelly stools. Ultrasound shows the target sign. What is the initial treatment of choice? डायग्नोसिस बताओ पहले। टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है एक डिजीज की ना। करंट जेली स्टूल का लफ्ज किसके साथ आता है? इंट्यूसेप्शन। इंटरसेप्शन। ठीक है, इंटरसेप्शन क्या चीज होती है?
जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक जो गट जो है एक दूसरे के अंदर टेलीस्कोप हो गया, गट एक दूसरे के अंदर टेलीस्कोप हो गई है। जब टेलीस्कोप होगी तो ये थोड़ा आगे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, देखा ना, क्राइंग है, वॉमिटिंग है विद ट्रांसजेनिक स्टूल्स। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक स्टूल है, इसका जो पहला इलाज होता है हम लोग पेशेंट को एनीमा देते हैं। ठीक है, इंसेप्शन का पहला इलाज है साइटोस्टेटिक एनीमा डिटेक्शन। अच्छा, टोटलर विद सडन onset of polycarbonate pain and blood streak mucus in the stool and abdominal mass is felt in the right upper quadrant. What is the next best step? ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसमें भी कंट्रास्ट नहीं मैं। तो इंटरसेप्शन को सिखाने के लिए मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन बना दिए, कंट्रास्ट नहीं बने। अच्छा जी, 60-year-old man with atrial fibrillation develops sudden severe abdominal pain out of proportion of the to the examination. Serum lactate is elevated. What is the best next step in the management? ये बताओ क्या चीज। एंडोस्कोपी लेप्रोटोमी करेंगे। वाई एंडोस्कोपी? एंडोस्कोपी से फिर क्या मिलेगा? कोलोनोस्कोपी। एट्रियल फिब्रिलेशन का लफ्ज जहां पे भी आए, एट्रियल फिब्रिलेशन का मैंने आपको क्या सिखाया, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या चीज होती है? मैं हर दफा करके दिखाता होता हूँ कि हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय जस्ट कांप रहा है, जब कांपेगा ब्लड स्टे करेगा, स्टे करेगा तो क्लॉट बनेगा, क्लॉट जब निकल के दिमाग में जाएगा स्ट्रोक होगा, गट में जाएगा इस्कीमिक गट होगी, टांगों में जाएगा। मैं मुक्का मारना तेरे, ना डीवीटी, इस्कीमिक लिम्फ होगा। डीवीटी आपकी वेन्स के अंदर होती है, वो तो आर्टरी के थ्रू जा रहा है ना। तो ठीक है, तो गट लेटरल फिब्रिलेशन का लफज आया ना, तो समझो कोई क्लॉट उठ के गया कहीं पे। इस वजह से लेटरल फिब्रिलेशन के मैनेजमेंट के तीन मेन स्टेप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? रेट कंट्रोल, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, थर्ड वन इज एंटीकोगुलेशन। ये तीन लफज याद कर लो, मेरा एसआर का इंटरव्यू, एपी का इंटरव्यू, दोनों में ये बात उसने मुझसे पूछी। लेटरल फिब्रिलेशन मैनेजमेंट के स्टेप्स बताओ। रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, एंटीकोगुलेशन। एंटीकोगुलेशन, ठीक है, एंटीकोगुलेशन हम इसी वजह से करते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड स्टे करता है। ठीक है, तो लैक्टेट एलिवेट हो रहा है, इसका मतलब है गट का इस्कीमिया चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर इस्कीमिक गट है बेसिकली, जो पेशेंट को टेंडरनेस इतनी नहीं है, मेरे के अंदर डॉक्टर साहब मुझे बहुत सख्त पेन है, मुझे बहुत सख्त पेन है। तो पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द साइंस इज ए फीचर ऑफ इस्कीमिक गट। ठीक है, हम लोग 5 मिनट सांस लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कुछ। ओके, क्वेश्चन 41। Patient with diffuse abdominal pain and leukocytosis has bowel wall thickening and pneumatosis in testicles on CT scan. There is no peritoneal sign yet. What is the most likely diagnosis? तो ये भी ऊपर वाला ही था स्नेरियो इंटेस्टिनल इस्कीमिया का। ठीक है, तो इसमें भी इंटेस्टिनल इस्कीमिया ही आएगा। अच्छा, 20-year-old man with periumbilical pain migrating to the right lower quadrant. Hospital fever and anorexia. What is the most appropriate next step? तो शाबाश, डायग्नोसिस बताओ सबसे पहले। ये डायग्नोसिस सबको आना चाहिए यार, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। अपेंडिसाइटिस, ये हर डॉक्टर को अपेंडिक्स का डायग्नोसिस आना चाहिए, क्योंकि अपेंडिक्स जो है, अपेंडिसाइटिस। ये आपने मेडिसिन में जाना है, आपने गायनी में जाना है, आपने प्लास्टिक सर्जरी में जाना है, किसी भी शोबे में जाना है, चाहे डर्माटोलॉजी में जाना है, तो अपेंडिक्स को आपको ट्रीट करना आना चाहिए, मीन्स के उसका डायग्नोसिस आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टिपिकल हिस्ट्री ऐसी होती है, मेरा मेरा पहले पेट में दर्द हो रहा था, आप राइट साइड पर शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिसाइटिस के लिए बेस्ट टेस्ट इज सीटी स्कैन एब्डोमेन करके देखिए, आजकल सीटी स्कैन एब्डोमेन करवाते हैं अभी, बोलेंगे नहीं।
अल्ट्रासाउंड बच्चों में ज्यादा प्रेफर, बच्चों को हम लोग क्योंकि सीटी स्कैन अवॉइड करते हैं, उसमें बच्चों के अंदर प्रेफरेबल इज अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे ऑप्शन सिटी अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें अगर सीटी स्कैन की बजाय अल्ट्रासाउंड तो फिर अल्ट्रासाउंड, अगर दोनों होंगे तो फिर सीटी स्कैन। अगर बच्चा हो तो बच्चों में प्रेफरेबल इज अल्ट्रासाउंड। देखो बच्चा हो, प्रेगनेंसी हो, तो इन दोनों सिनेरियोस में हम कंट्रा रेडिएशन से बचाते हैं ना, रेस से बचाते हैं पेशेंट को। तो रेस से बचाना है हम लोगों ने क्या करके पेशेंट को इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करके जो ऐसी हो जिनमें श्वाइन ना यूज हो। अच्छा, young man with right lower quadrant tenderness, rebound pains, better to have equipment such as he is febrile with a mild leukocytosis. What is the definitive management? बताओ, डायग्नोसिस क्या था? अपेंडिसाइटिस। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है अपेंडिक्स का? अपेंडिसेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। ठीक है, अपेंडिसेक्टमी ही उसका वाहद इलाज है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि अपेंडिसाइटिस हो तो एंटीबायोटिक्स दे के थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो सकता है। ठीक है, अब ये ना कहना कि सर एक बंदा था वो आया डॉक्टर के पास, कहते मेरी बीवी की ना को ना अपेंडिक्स का दर्द है। तो कब तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स तो मैंने पिछले साल निकाल दी थी, उसको दोबारा दर्द कैसे होगी? कहते नहीं डॉक्टर साहब वो बेगम दूसरी है बेसिकली। तो ये ना तो ध्यान में रखना, अपेंडिक्स दो कम कम होती है, लेकिन बेगमा दो बड़ी कॉमन हो गई है। अच्छा, चाइल्ड विद पेरिब्रैकियल रीजन localizing to the radial fossa has a positive roasting sign and rebound tenderness. What is the most reliable imaging modality in children? अब ये क्वेश्चन था जो तुमने अभी पहले किया है कि बच्चा है, बच्चे के अंदर हम लोग प्रेफर करेंगे अल्ट्रासाउंड को माना। अल्ट्रासाउंड पे उसके फीचर्स आते होते हैं कि थिकनेड अपेंडिक्स होती है, नॉन कंप्रेसिबल होती है, उस पर डॉपलर लगाएं तो हमें उसकी ब्लड सप्लाई नजर नहीं आती। ठीक है, बड़ी दफा एमरजेंसीज के अंदर अल्ट्रासाउंड भी करवा रहे होते हैं हम लोग। अल्ट्रासाउंड अच्छा सोनोलॉजिस्ट जो है ना अल्ट्रासाउंड पे पिक कर लेता है अपेंडिसाइटिस को, लेकिन बेस्ट टेस्ट का पूछा है तो सीटी स्कैन है। A 2 year old child with painless active bleed, Meckel scan is positive. What is the best next step in management? तो इसमें हम तीन चार बातें जो थी मैकल से रिलेटेड आप लोगों को याद हो गई। ये मीन्स के मैकल डिवाइडिकम कैसे प्रेजेंट करता है, तो बच्चों में प्रेजेंट करता है, पेनलेस ब्लीडिंग के साथ करता है, उसके हम टेक्नीशियन स्कैन करवाते हैं। ये तीनों एमसीक्यूज हैं यार, तीनों एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, मैकल स्कैन की बेस्ट मैनेजमेंट इज सर्जिकल रिसेक्शन, उसको निकाल दिया जाए। Why has painless thoracic bleed with no fear brain loss Meckel's vertical is suspected? What is the which of the following explains the bleeding? Meckel vertical के साथ bleeding क्यों होती है? ये बड़ा टेक्निकल सस्ता सवाल है, इसकी थोड़ी सी अपनों को स्ट्रेटजी आती हो तो आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर हो है। वॉल्स को क्या हो जाता है? शाबाश, इसके अंदर दो म्यूकोसा होते हैं। दूसरा म्यूकोसा ने अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इससे हम देखते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसके अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है। तो फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जहाँ भी होगा वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? एसिड। अब हमारे एसिड को तो न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही है ना, क्योंकि तो वहां पे तो ये है नहीं। इस वजह से फिर वो आगे आके छिलता हुआ वो जो एसिड है आगे वाले एरियाज को छिलता हुआ आएगा, छिलेगा तो पेशेंट को पायरेक्टल ब्लीड होगा, पायरेक्टल पेनलेस ब्लीड। तो बच्चों के अंदर ब्लीड की बड़ी इंपॉर्टेंट काज इज मैकस वर्टिकल। इसमें रूल ऑफ टू होता था, मुझे याद पड़ता है कि 2 फीट होता है, 2 इंचेस होता है, ठीक है, और 2% लोगों के अंदर होता है। A child with known Meckel's vertical presenting signs of intestinal obstruction, imaging shows the bleeding point causing interception. What is the best treatment? So diverticulotomy, colectomy. Ectomy means निकालना। ठीक है, वो इतनी बड़ी होती है उसको कॉटरी नहीं कर सकते हम लोग।
एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं है। अनीमा रिडक्शन ट्रीटमेंट है किस चीज की? इंटरसेप्शन की। बच्चों में इंटरसेप्शन भी ऐसे प्रेजेंट करता है, उसमें इंटरसेप्शन ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, उसके अंदर ब्लीड भी होता है, उसमें करंट जाली स्पुटम होता है और करंट जाली स्टूल्स होते हैं। करंट जाली स्पुटम कहाँ पे आता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ होता है? क्लेब्सियला। करंट जली लफज आना है इसमें, मैंने आपको बताया करंट जली का लफज दो जगह पे हमने पढ़ा। ठीक है। न्यू born fails to pass meconium in 48 hours at the abdominal extension. Spectropsy shows the absence of ganglion cells. What is the diagnosis? Hmm? Hirschsprung's disease, शाबाश, Hirschsprung's disease। ठीक है। ड्यूरल एट्रीजिया का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? डबल साइन, वो तो एक्सरे पे हुआ ना, लेकिन प्रेजेंट कैसे करेगा? वोमिटिंग के साथ, प्रोजेक्टेड वोमिटिंग के साथ। ठीक है, जैसे कोई जेनिटल हाइपोट्रोफिक पाइलोसिनोसिस वाला पेशेंट था। ठीक है, जैसे इसमें ट्रेजिया वाला पेशेंट है और आ, उसके एमनियोटिक फ्लूइड को क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो नहीं गल्फ नहीं कर पा रहा होगा। 65 का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं पेशेंट। ठीक है, ब्रोंकाइटिस होगा, पैंक्रेटाइटिस होगा, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इन्फर्टिलिटी होगी। पायरोसिस का पेशेंट वैसे भी अभी हम लोगों की बात। Child with chronic constipation has a dilated proximal colon and a narrow distal segment of the on the contrast region. What is the best confirmatory test? हर्षपूर्ण का बेस्ट टेस्ट कौन सा है? शाबाश। तो इसमें हम बायोप्सी करते हैं। ठीक है। इनमें से जो है, अब कॉन्स्टिपेशन है, इसमें दो चीजें दी हुई हैं, डायलेटेड प्रोक्सिमल कोलन और नैरोड डिस्टल कोलन। इनमें से डिजीज कौन कौन सी है? ये तो गलती करते हैं आप लोग। डिजीज पोर्शन जिसका जो नैरो हुआ, जो मूवी नहीं कर रहा, जो मूवी नहीं कर रहा वो है। इस वजह से इसमें पैरेक्टल एग्जामिनेशन करो ना, तो एकदम धमाका भी होता है, एक्सप्लोसिव डायरिया। तो पीछे से जितना स्टूल पड़ा हुआ है, पिछले हफ्ते एक हफ्ते स्टूल नहीं पास किया हुआ, आपने पैरेक्टल एग्जामिनेशन किया तो आपके मुंह पे आके गिरे स्टूल। ये हमारे सर्जन के साथ बड़ा कॉमन है। वो सर्जन ही नहीं है जिसके मुंह पे कुछ छिटे नहीं पड़े हुए खून के स्टूल के। ये कहते होते हैं, हमारे टीचर कहते होते थे, उंगली नहीं पाओगे तो पैर पोना पाएगा, तो पूरा पूरी बाह पोनी पाएगी। पैरेक्टल एग्जामिनेशन का कल परसों पढ़ा था ना, क्या है कंट्राइंडिकेशन? या आपकी बात उंगली नहीं है, या पेशेंट की बस डॉक्टर नहीं है। ये दो ही रीजन है पैरेक्टल एग्जामिनेशन सर्जन ने नहीं करना। मैंने कहा था दो सर्जरी में बहुत सारे लोग इसी वजह से नहीं जाते कि पीआर करना पड़ेगा। A neonate with Hirschsprung disease is stabilized. What is the definite treatment for this condition? डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या होगी इस पेशेंट की? जो उस पोर्शन को निकाल दिया जाए, डिजीज पोर्शन को। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर। वो क्या होता है कि वो जो डिजीज पार्ट होता है उसको जो निकाल के ऊपर वाले पोर्शन को नीचे खींच के रेक्टम के साथ जोड़ देते हैं। जो पार्ट मूव नहीं कर रहा, जिसमें गैंग्लियन नहीं है, गैंग्लियन किस चीज का पार्ट थे? हमारे मेंटरिक प्लेक्सिस और मिजनस प्लेक्सिस जो थे उनका पार्ट थे ना। अच्छा जी, 30-year-old man with painless right and bleed during defecation. There are no systemic symptoms and then there are dilated veins. Dilated veins 3/7/11, ये क्या चीज है? सिंपल क्वेश्चन। हेमराइड्स। 3/7/11 का लफ्ज ही उसके साथ है यार, हेमराइड्स के साथ। ठीक है, तो पेनलेस ब्लीड है, ब्राइट रेड है, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, तो 3/7/11 ये मोस्ट कॉमन पोजिशन है उसकी ब्लीड की। सॉरी, ब्लीड कह रहा हूँ, लोकेशंस हैं हेमराइड्स की। ठीक है, हेमराइड्स के ग्रेड्स भी आते होते हैं आप लोगों को। अच्छा जी, एनर फिशर कैसे प्रेजेंट करेगा?
कॉन्स्टिपेशन के साथ पेनफुल ब्लीड, इसमें पेनफुल ब्लीड होगा, इसमें पेनलेस ब्लीड होगा। रेक्टल कोलैप्स कैसे प्रेजेंट करेगा? समथिंग कमिंग आउट ऑफ द रेक्टम, कैसे लगता है कुछ कुछ चीज बाहर आती है महसूस होती है। इसी तरह यूट्राइन कोलैप्स भी इसी तरह, एग्जैक्ट इसी तरह हिस्ट्री आती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? ब्लीडिंग पर रेक्टम, फीवर, जॉइंट पेन्स, बड़ा कुछ हो सकता है। पेन के साथ भी आ सकता है, शाबाश, वो जब हेमराइड की डिग्री ज्यादा हो, वो डिग्री हेमराइड्स हो, हेमराइड्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए, हेमराइड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, एब्सेस बन जाए, वो अंदर क्लॉट बना है, क्लॉट के साथ ही एब्सेस बन गई पेशेंट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड हेमराइड्स। बेसिकली हेमराइड्स पता क्या चीज होते हैं? वो प्लेक्सिस होती हैं, बड़ी सॉफ्ट सी विनस प्लेक्सिस होती हैं। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो स्टूल के प्रेशर की वजह से वो बाइक की तरफ आना शुरू हो जाती है। आपने कभी गौर करें कि आप लोगों को 2-4 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना, वो रास्ते हम लोग को हेमराइड्स हो जाते हैं। वो 1-2 दिन ही कॉन्स्टिपेशन है, 1-2 दिन कॉन्स्टिपेशन से भी हेमराइड्स बन जाते हैं। हेमराइड्स बहुत कॉमन है। और आउटबर्जिंग हेमोराइड्स में भी तो होते हैं, तो दूसरे को जो बताते हैं जब पेशेंट रेक्टल कोलैप्स डिफरेंट है हेमराइड्स। इसमें हेमराइड्स में तो आपको प्रॉपर लोकेशन भी दे देते हैं, 3-7-11। और हेमराइड्स की जो कंसिस्टेंसी है बड़ी सॉफ्ट सी होती है। ठीक है, और इसकी टिपिकल लोकेशन है। और उसमें सिर्फ जो बल्ज है ना, वो स्पेसिफिक एरिया पे आपको मिल रहा है। अगर रेक्टल प्रोलैप्स होगा वो डिफ्यूज बल्ज होगा, पूरा बाहर आएगा, पूरी गट बाहर आ रही होगी। पेशेंट ग्रेड 2 हेमरेज प्रेजेंट ब्लीडिंग, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट? शाबाश, उसको कहेंगे अपने अपने डाइट डाइट ठीक करें, डाइट ठीक। वो ग्रेड 3-4 में जाकर भी करते हैं। Particular man with history of constipation becomes severe renal pain during defecation and streaks of blood. Right, a tear is seen in the posterior midline. What is the most likely diagnosis? The simple question था। हाँ, sure. A young man has a linear ulcer in the posterior renal canal with associated sphincter spasm. So the routine management has failed. What is the next best management? ये हमारे सर्जन का फेवरेट टॉपिक है। तो स्फिंक्टर स्पेजम में जब जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन को क्या होगा? और वर्सनिंग होगी, और वर्सनिंग होगी। ठीक है, तो पेशेंट जब भी स्टूल पास करेगा उसको लगेगा दर्द होना है, दर्द होने की वजह से स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन वर्सन हो जाएगी, तो फिशर की पेन वर्सन हो जाएगी, फिशर क्रोनिक में जाएगा तो स्फिंक्टरोटमी का असर। ठीक है, a patient presents with chronic pulmonary discharge near the anus and a history of perineal abscess. There is a palpable subcutaneous tract. What is the most likely diagnosis? हाँ, anal fistula। ठीक है, actually, अब man with a recurrent anal fistula is scheduled for surgery. What is the most appropriate surgical option for this low transcatheter fistula? तो फिस्टेक्टमी कर देना इस वजह, उस ट्रैक्ट को निकाल दें। हाँ, एक जगह पे हाई स्टोन भी करते हैं, लेकिन वो जो है वो होती है, डिपेंड करता है जो हाई फिस्टुला जो होता है उनमें सीटों पर प्लेस पर करता है। मुझे तफसील नहीं पता, सीट ढूंढनी पड़ेगी। A patient with fever, inner pain, and tender constant mass near the inner margin. What is the best initial treatment? I guess constant mass, constant mass का fever हो, abscess, the perineal abscess, fissure can lead to abscess formation. Abscess जहाँ पे भी होगा उसको क्या कहेंगे? Abscess should always be drained. Abscess जहाँ पे भी हो उसको क्या करना है? ड्रेन करना है। CNN से
A diabetic patient with deep perineal abscess and systemic signs of infection, what is the most urgent next step? Systemic signs and surgical drainage. जितनी मर्जी एंटीबायोटिक दे लो, जब तो एब्सेस को ड्रेन नहीं करेंगे पेशेंट बेहतर नहीं होगा। इसमें स्पेसिफिक वर्ड क्या होता है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाना है एक्सेस की एक चीज होती है इसको कहते हैं SIRS, सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। बॉडी में कोई भी इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है उसमें SIRS होता है। SIRS में 4 चीजें होती हैं, इसमें 3 वाइटल्स हैं, एक लैब है। आपकी पल्स है, ब्लड प्रेशर है और टेम्परेचर है। तो पल्स रैपिड होना, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना और टेम्परेचर हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया। और लैब में से एक लैब है CBC में ल्यूकोसाइट काउंट TSC मोर देन 11,000 लेस देन 4,000। 4 में से 2 चीजें हों, 2 आउट ऑफ 4 इज कॉल्ड SIRS। SIRS in the presence of infection is called sepsis। ये डेफिनेशन में ध्यान में आती हो, ठीक है। SIRS in the presence of infection is called sepsis। सेप्सिस के साथ पेशेंट को हाइपोटेंशन शुरू हो जाए, जिसको कहते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक वाला पेशेंट के RFT डिलेज हो गए, उसके LFT डिलेज होना शुरू हो गए, मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा रहा है, इसको हम कहते हैं सीवियर। सिस्टेमिक साइन का मतलब यही होता है ना कि पेशेंट का कोई यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, उसके LFT डिलेज हो रहे हैं, तो ये SIRS के फीचर्स उसको आ रहे हैं। SIRS में फीचर्स पता लग गया ना, पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर। और तीसरा है, चौथा इज ल्यूकोसाइट काउंट। SIRS इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड सेप्सिस। ये ऑक्सफोर्ड के अंदर बड़ी खूबसूरत 4 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, मुझे वो कम कम मिली है ये डेफिनेशन का, आप लोगों की किताबों में ही लिखी होती है। अच्छा जी, कहाँ पे था? Newborn is noted to have no visible inner opening on physical exam. Abdominal distension is increasing. What is the next step? ये क्या है? Imperforate illness। Imperforate illness है स्पेशल। तो imperforate illness में हम लोग क्या काम करेंगे? इन्वर्टोग्राम। इन्वर्टोग्राम, ठीक है। Neonate with imperfect penis is evaluated and found to have a high lesion on invertogram, but is the most appropriate surgical management। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं? इसके रिपेयर ही करेंगे ना, क्या है? हाई लीजन, हाई लीजन, हाँ इसमें फिर एनोरेक्टोप्लास्टी करेंगे। तो इसको हटाई लगा दो, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें? अच्छा जी, 60 a young man with a hairy lower back presents with recurrent swelling and discharge near the little cleft। What is the most appropriate diagnosis? हेरी का लफ्ज आ गया ना, हेरी। हेरी का लफ्ज किस तरह से रिलेटेड है? ब्लाइंड ट्रैक्ट है, पाइलोनाइटिस। अच्छा मुझे ना साइनस और फिस्टुला का डिफरेंस बताओ। सुन लो, 2 एपिथेलियल लाइनिंग्स को जो कनेक्ट करने वाला ट्रैक्ट होगा ना, दैट इज कॉल्ड फिस्टुला। और जो ब्लाइंड ट्रैक्ट जा रहा होगा ना, स्किन से लगा ब्लाइंड ट्रैक्ट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड साइनस। साइनस, साइनस मींस ब्लाइंड ट्रैक्ट, अंदर जाकर नहीं कितने खुलेगा। ठीक है, अगर 2 एपिथेलियल आपस में कनेक्ट हो गई हैं, ये स्किन का बाहर स्किन का रास्ता आपके अंदर रेक्टम से मिल गया जाके, वो फिस्टुला है। तो इसका मतलब मोशन 2 जगह से आ रहा होगा, एक प्रॉपर अपने रास्ते से और एक उस फिस्टुला से, ठीक है। और पाइलोनर साइनस हेरी मेल स्पेशली फौजियों में बड़ा कॉमन होती थी, जंगे लड़ते थे ना और जीपों पे बैठते हैं। जीपें कहाँ जाती हैं? फसलों में, खेतों में, और जंप लगते हैं और रब होता है बंदा। अपने जनूबी पंजाब सिंध की सड़कों पे चले जाते हैं, पाइलोनर साइनस वैसे वैसे ही हो जाएगा आपको। मेरे तो सारे सारे हम लोग हेरी तो हम सारे ही होते हैं।
स्पाइनल साइनस बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो हेरी का लफ्ज आए स्पाइनल साइनस से अंदर। ये बाकी हम तीनों ने पढ़ लिए थे, फिस्टुला मैंने बता दिया, उसमें दो एपिथेलियम कनेक्ट हुई, आपस में फिजिको स्टू पास होगा उस एरिया में, इसमें यहाँ पे पेरिनियल एक्सेस में आपको फीवर होगा और फ्लक्चुएंट मैस फील होगा। पेशेंट विद chronic pulmonary sinus scheduled for surgery, which of the following options offers the lowest recurrence rate? कि इसको हम पूरा ही निकालते हैं। एक्सीजन विद ओपन हीमो, एक्सीजन विद ओपन हीमो। मसला क्या होता है कि बाल तो वहाँ पे हैं ही हैं, बाल टूट टूट के अंदर खुदते रहते हैं, खुदते रहते हैं, खुदते हैं, तो अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो साइनस बनती है। साइनस का ये अंदर लाइक पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो हम उसको पूरी को निकाल। A certified man with flushing diarrhea wheezing shows a mass in the terminal ileum. What is the best diagnostic test? ये क्वेश्चन आपको मेडिसिन में भी आ सकता है और सर्जरी में भी आ सकता है। सर्जिकल कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, बताओ ये क्या चीज़ है शाबाश। कार्सिनाइट ट्यूमर का नाम सुना हुआ है? कार्सिनाइट ट्यूमर, कार्सिनाइट ट्यूमर, कार्सिनाइट ट्यूमर है, उसके लिए हम 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड करवाते हो। ये क्या चीज़ है? कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये कहाँ करवाते हैं हम लोग? कोलर कैंसर कहाँ हो सकता है? कोलर कैंसर के साथ आपको फ्लशिंग और वीजिंग नहीं होगी, ठीक है। A patient with known carcinite has a hepatic metastasis and carcinite syndrome. What is the best initial treatment? ये एंडोक्राइन में हम लोग पढ़ते, एंडो ये बेसिकली सर्जरी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये मेडिसिन में भी आ सकते हैं। तो ऑक्सीडाइड लेते होते हैं। ऑक्सीडाइड मैंने क्या कहा था, बॉडी की क्या चीज़ है? ब्रेक्स हैं, बॉडी में जितनी सिक्रीशन होगी सारी कम हो जाएगी, ठीक है। हाल दो बंदे की पढ़ते साथ में कि ट्यूमर है, मेट्स हैं, तो कीमोथेरेपी करेंगे, तो इसमें कीमोथेरेपी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑक्सीडाइड दें। वो तो मैंने कि जेल में सबसे पहली चीज़ यही आती है ना, कैंसर है यार, कैंसर की तो कीमोथेरेपी करेंगे। वो तो इसमें आपको पर्शिया ट्यूमर के साथ अन्य पेशेंट को ये काम हो रहे होते हैं, डायरिया, वीजिंग और फ्लशिंग, ठीक है। A man with the groin swelling that increases with standing and reduces when lying down, masses above and middle to the purple purple. What is the most likely diagnosis? कौन सा हर्निया? राइट रिंग वाला। हर्निया जो है ना, सर्जरी में कुछ और हो ना हो, हर्निया जरूर होता है। ये इतना पढ़ लेना अच्छा। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, फेमरल हर्निया, ब्रैकर हर्निया, इंसियल हर्निया, इन चारों पे आपको क्वेश्चन आ सकता होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट हर्निया में बेसिकली क्या होता है कि लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इनडायरेक्ट लेटरल, आई और एल आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हर्निया मीडियल टू द एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मीडियल टू द एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। ताकि हमारा टेस्ट समझो।